स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल UR अकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले क्लास में आपका केमिकल कंपाउंड वाला जो चैप्टर है वो फिनिश कर दिया और आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है दोस्तों पीरियोडिक टेबल। कौन सा? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। और जो मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा वो ऐसे नहीं कि सभी टीचर जैसे पढ़ाते हैं पीरियोडिक टेबल बना दी और उसमें आपको ट्रिकें बता रहे हैं याद करने की। ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रिकें पूछी ही नहीं जाती है। वो क्वेश्चन आना बंद हो गए कि किसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। छोटे मोटे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। लेकिन मैं जो आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल एक अलग ही अंदाज में पढ़ाऊंगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। आपका केमिस्ट्री का अगला जो चैप्टर है वो है पीरियोडिक टेबल। कौन सा है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को हिंदी में बोला जाता है आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी बोला जाता है। अब हम पीरियोडिक टेबल जो है उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल को हम जो स्टार्ट करेंगे वो वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट में पीरियोडिक टेबल का विकास हुआ। कैसे विकास हुआ पीरियोडिक टेबल का, कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन के आई हमारे सामने। मॉडर्न की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आई कैसे। तो जो फर्स्ट एफर्ट लगा वो फर्स्ट जो एफर्ट है वो आपके वैज्ञानिक डोवेट्रिक ने लगाया। किसने लगाया? डोवेट्रिक ने। देखिए फर्स्ट एफर्ट, कौन सा एफर्ट? फर्स्ट एफर्ट। फर्स्ट एफर्ट जो है वो किसने लगाया? फर्स्ट एफर्ट जो लगाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे डोबे राइनर। कौन थे? डोबे राइनर थे। कौन थे मेरे दोस्तों? डोबे राइनर जो थे वो फर्स्ट एफर्ट लगाने वाले साइंटिस्ट थे। ठीक है, इनके द्वारा जो सारणी दी गई या सिद्धांत दिया गया वो कौन सा दिया गया पीरियोडिक टेबल में? वो दिया गया मेरे दोस्तों लॉ ऑफ ट्रेड का। कौन सा दिया गया? लॉ ऑफ ट्रेड, मतलब कि लॉ ऑफ ट्रिपलेट का। किसका? लॉ ऑफ ट्रिपलेट का, यानी कि हम बोल सकते हैं त्रिक सिद्धांत जो है। कौन सा सिद्धांत? त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया? वो वैज्ञानिक डोबे राइनर के द्वारा दिया गया। ये आपका फर्स्ट एफर्ट था जो कब लगाया गया? जो 1817 से 1818 इसके समथिंग इन्होंने लॉ ऑफ ट्रेड या त्रिक सिद्धांत दिया। कौन किसने दिया? वैज्ञानिक डोबे राइनर ने दिया मेरे दोस्तों। ठीक है, अब बात करूं मैं त्रिक सिद्धांत की। त्रिक सिद्धांत क्या होता है? देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको त्रिक सिद्धांत के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो है मेरे दोस्त लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये है आपका एग्जाम्पल पहला। तो इन दोनों का जो परमाणु भार है उसमें 2 का भार लगा दे तो इसका परमाणु भार आना चाहिए। ये आपका त्रिक सिद्धांत बोलता है। तो लिथियम का परमाणु भार होता है 7 और पोटेशियम का होता है 39। इसमें अगर 2 का भाग लगा देते हैं अपन तो 7 और 39 कितने हो गए? 46। कितने हो गए? 46 में 2 का भाग गए तो आ गए 23। और हम जानते हैं कि 23 किसका परमाणु भार होता है? सोडियम का होता है। इस प्रकार यहाँ किसको रखा गया? सोडियम को रखा गया। इसी प्रकार एक दो एग्जाम्पल और हैं, देखना मेरे दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से एग्जाम्पल त्रिक सिद्धांत को फॉलो करते हैं मेरे दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, आप ऐसे का ऐसे लिख लीजिए इनको। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, उसके अलावा क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपके पास 3 एग्जाम्पल हो गए, इनको आपको याद करना है। ये आपका त्रिक सिद्धांत डोबे राइनर के द्वारा दिया गया, कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड एफर्ट पे चलेंगे दोस्तों। ये आपका फर्स्ट एफर्ट लगाया गया था डोबे राइनर के द्वारा। थोड़ी एक दो चीजें और बता देता हूँ मैं आपको स्टार बना के। इसमें क्या दिक्कत थी, क्या नहीं थी, क्यों ये फेल हुआ और क्यों इसमें दिक्कत आई, देखना मेरे दोस्तों। सभी तत्वों के लिए हम ट्रेड जो है, मतलब जो त्रिक चीज है, जो
ये वाली जो चीज है ट्रिपलेट वाली ट्रेड जो बनाया हमने वो सभी तत्वों के लिए नहीं बना सकते। तो लिखिएगा सभी तत्वों के लिए, सभी तत्वों के लिए, सभी तत्वों के लिए ट्रेड नहीं बना सकते हैं, ट्रेड नहीं बना सकते हैं, सभी तत्वों के लिए ट्रेड नहीं बना सकते हैं। और इस समय एक प्रॉब्लम ये भी थी कि इस समय नोबल गैस जो थी, नोबल गैस उनकी खोज ही नहीं हुई थी, नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी डोबेराइनर के टाइम, ठीक है, फर्स्ट एफर्ट के टाइम। अब हम अगला जो एफर्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दूसरा वाला, वो किसके द्वारा दिया गया, सेकंड एफर्ट। सेकंड एफर्ट जो है दोस्तों न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। हम बोलते हैं ना न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो देखिए न्यूलैंड क्या बोलते हैं, न्यूलैंड ने सेकंड एफर्ट दिया और उनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था उनके नाम से पता चल जाता है, क्या था, अष्टक सिद्धांत। सेकंड एफर्ट की बात करता हूं मैं आपको। तो सेकंड एफर्ट जो है वो वैज्ञानिक न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, वैज्ञानिक न्यूलैंड। अब न्यूलैंड ने कब दिया, वो दिया 1865 में। कब दिया, 1865 में। अगला जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा सिद्धांत दिया, देखना, उन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी अष्टक सिद्धांत दिया इन्होंने। कौन सा सिद्धांत दिया, अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत से भी आपके कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अष्टक सिद्धांत क्या बोलता है, यदि कोई फर्स्ट एलिमेंट है दोस्तों कोई भी, अगर फर्स्ट एलिमेंट की केमिकल एंड फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो अगर एलिमेंट 8 के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से समानता रखती हैं, वही होता है अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत बोलता है, न्यूलैंड बोलते हैं, अगर फर्स्ट एलिमेंट है और आने वाला जो 8वां एलिमेंट है दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, ऐसा बोलते हैं हमारे न्यूलैंड साहब, ठीक है। तो देखना इन्होंने क्या बोला, जो न्यूलैंड थे इन्होंने 20 तत्वों को अरेंज किया। कितने तत्वों को अरेंज किया इन्होंने, 20 तत्वों को, 20 एलिमेंट को क्या किया, अरेंज, 20 तत्वों को तो अरेंज किया इन्होंने। और जो इस समय ना कुल ज्ञात तत्व कितने थे, कुल ज्ञात तत्व जो थे वो थे दोस्तों 56। कितने थे, 56 थे। 20 तत्वों को अरेंज किया किसने, न्यूलैंड ने। और इस समय ज्ञात तत्व जो थे वो थे 56 मेरे दोस्तों, ठीक है। और जो फर्स्ट एलिमेंट जो था वो था हाइड्रोजन, और लास्ट एलिमेंट जो था वो था थोरियम, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, लास्ट एलिमेंट जो था वो था थोरियम। ध्यान रखना इनके बारे में, जो मैं आपको सेकंड एफर्ट में जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान रखना न्यूलैंड के द्वारा सेकंड एफर्ट लगाया गया 1865 में, 1865 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत क्या बोलता है कि अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है आने वाले 8वें एलिमेंट के समान होती हैं। ये बोलते हैं हमारे न्यूलैंड। कौन बोलते हैं, न्यूलैंड बोलते हैं, ठीक है। अब जो न्यूलैंड थे उन्होंने कितने एलिमेंट को अरेंज किया, 20 एलिमेंट को अरेंज किया। और न्यूलैंड के समय जो ज्ञात एलिमेंट थे, ज्ञात तत्व थे वो थे 56। और इनमें से जो पहला एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन, और लास्ट एलिमेंट जो था वो था थोरियम। क्या था, थोरियम था। अगली अगर मैं बात करूं इसके बारे में, किनके बारे में, न्यूलैंड के बारे में, तो जो न्यूलैंड के बारे में लास्ट लाइन जो है वो है कि न्यूलैंड का जो लॉ है वो कैल्शियम तक लागू था, कैल्शियम तक लागू था, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना, न्यूलैंड का लॉ कब तक लागू था, कैल्शियम तक लागू था। ये वो आपका सेकंड एफर्ट कंप्लीट जो कि न्यूलैंड के द्वारा लगाया गया। अगला जो एफर्ट है उसमें आ जाते हैं आपके जाने माने साइंटिस्ट, कौन, मेंडलेव।
मेंडलीव आ जाते हैं आपके थर्ड एफर्ट में। ये जो थर्ड एफर्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थर्ड एफर्ट से क्वेश्चन बन ही जाता है। थर्ड एफर्ट जो है किसके द्वारा लगाया गया? मेंडलीव के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया? वैज्ञानिक मेंडलीव के द्वारा। मेंडलीव, इसे हिंदी में बोलते हैं अपन मेंडलीव। क्या बोलते हैं? मेंडलीव। ठीक है, इन्होंने लगाया थर्ड एफर्ट। अब देखना मेंडलीव ने लगा तो दिया, और कब? 1869 में, 1869 में। बात आती है कि जो मेंडलीव था उसने कैसे क्या क्या काम किए। मेंडलीव जो हैं उनको फर्स्ट बात तो है कि इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है इन्हें, मेंडलीव। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? आवर्त सारणी के जनक या पिता कौन है? तो वो हो गए आपके मेंडलीव। ठीक है, अगली बात इस पे आती है कि जो मेंडलीव हैं उनके द्वारा एक लॉ दिया गया, इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक लॉ, आवर्त नियम। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक लॉ दिया गया इनके द्वारा, आवर्त नियम दिया गया। क्या दिया गया? आवर्त नियम दिया गया। इसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा। अब दोस्तों बात आती है कि क्या होता है ये आवर्त नियम? क्या होता है आपका पीरियोडिक लॉ जो कि मेंडलीव के द्वारा दिया गया? देखना, ध्यान से देखना। इस पीरियोडिक जो लॉ है उससे कई बार आपको लैंग्वेज में फंसा दिया जाता है। देखना, जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं, भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार, एटॉमिक मास, किसके? एटॉमिक मास, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं, आवर्त फलन। ठीक है, ध्यान रखना, जो तत्व होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु भार, एटॉमिक मास के आवर्त फलन होते हैं। ये बोलता है आपका मेंडलीव के द्वारा दिया गया पीरियोडिक लॉ। ठीक है, ये लैंग्वेज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ये लॉ की। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस लैंग्वेज को। लिख लेना, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ये था आपका पीरियोडिक लॉ, आवर्त नियम। ठीक है, अब बात करूं अगर मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, तो इसकी आवर्त सारणी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा। किसकी आवर्त सारणी की? मेंडलीव की आवर्त सारणी की। देखना क्या है, कौन सी लाइनों को क्या बोला, इसमें कुछ विशेषताएं हैं इसकी पीरियोडिक टेबल की, वो मैं आपको यहाँ स्टार पॉइंट लगा के बता देता हूँ। ये आपका थर्ड एफर्ट मेंडलीव का जो नियम है वही चल रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, खड़ी लाइन या ऊर्ध्वाधर लाइन, खड़ी लाइन उसमें खड़ी लाइनें थी जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर लाइन। इनको क्या बोला? इनको उसने ग्रुप बोला, समूह बोला। क्या बोला? ग्रुप या समूह। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें 8 समूह है। कितने समूह हैं? 8 समूह हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ध्यान रखना, अगली जो विशेषता है कि इसमें जो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज
रेखा या हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको क्या बोला, उसको पीरियड बोला। इसने क्या बोला, पीरियड बोला, आवर्त बोला। क्या बोला, आवर्त बोला। और आपको बता दूं कि जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त है, 7 आवर्त है दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी में। बात करूं अगर ग्रुप की तो वो 8 हो गए, आवर्त की बात करूं तो वो हो गए 7। अगला पॉइंट देखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें 63 एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स यानी तत्वों का स्पेस रखा गया या स्पेस था, स्पेस था या रखा गया। किसमें, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्वों का स्पेस था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। और ध्यान रखना जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें ऊपर से नीचे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने या फिर लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं जाने, दोनों में से कोई भी बात हो तो ध्यान रखना जो इसका एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है, परमाणु भार जो है दोस्तों, परमाणु भार वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब कि बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाओ या लेफ्ट से राइट जाओ, मतलब कि बाएं से दाएं जाओ, जो एटॉमिक मास होगा, परमाणु भार होगा, वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये हुआ आपका जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसके बारे में कुछ विशेषताएं। कुछ 1-2 पॉइंट और बताऊंगा मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि इसकी क्या अच्छाई थी और क्या बुराई थी। 2 पॉइंट और हैं, एक तो अच्छाई और एक बुराई। कुछ विशेषताएं होती हैं इनकी, या तो कुछ नियम देते हैं उनमें अच्छाई आती हैं या बुराई आती हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोनों ही चीजें थी, कुछ अच्छाई भी थी तो कुछ बुराई भी थी। पहले हम पढ़ेंगे अच्छाई को। मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो अच्छाई है वो क्या है, क्या अच्छाई थी इसकी आवर्त सारणी की, देखना मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या अच्छाई थी। देखना दोस्तों, इसकी एक ही अच्छाई थी, वो था कि भविष्य यानी फ्यूचर, भविष्य के तत्वों के लिए स्पेस था, के लिए स्पेस। इसने एक चीज सोच ली थी उस टाइम कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में कहीं सारे तत्वों की खोज होने वाली है, तो मैं उनके लिए क्यों न अपनी सारणी में स्पेस रख दूं। ये अच्छा काम किया इसने कि भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए इसने स्पेस रख दिया। किसने, मेंडलीव ने। ठीक है, अभी तक आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी ही चल रही है। जैसे कैसे कैसे स्पेस रखा देखना, जैसे एका बोरोन, एका बोरोन तो स्कैंडियम। ठीक है, एका बोरोन स्कैंडियम। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो देखना एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका सिलिकॉन तो जर्मेनियम। और तीसरे की बात करूं तो एका एल्यूमिनियम तो गैलियम। क्या है, एका एल्यूमिनियम तो क्या हो गया, गैलियम हो गया। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो एका मैग्नीशियम का टेक्नीशियम हो गया। क्या हो गया, एका मैग्नीशियम का क्या हो गया, टेक्नीशियम हो गया, टीसी हो गया दोस्तों। ये थे आपके भविष्य के तत्वों के लिए स्पेस, किसमें, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ये थी आपकी मेंडलीव की अच्छाई। ठीक है, अब इसकी बुराई की बात कर लेते हैं दोस्तों कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या बुराई थी। देखना इसकी बुराएं, कुछ बुराई भी थी इसकी आवर्त सारणी में। क्या क्या थी देखना, 1-2 बुराई। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कमी थी या क्या दोष थे, एक ही बात है, दोष या फिर कमी। क्या कमी थी, क्या बुराई थी इसकी आवर्त सारणी में देखना। जो फर्स्ट कमी थी वो ये थी कि कोबाल्ट व निकेल का एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट फेल हो गया। कोबाल्ट और निकेल का जो एटॉमिक मास वाला जो कंसेप्ट था
एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट वो क्या हो गया, एटॉमिक मास वाला जो कंसेप्ट जो था वो क्या हो गया, फेल हो गया। फेल वो कैसे हुआ देखना, क्योंकि जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है निकिल से। फिर भी कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा इन्होंने। कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो होता है वो ज्यादा होता है निकिल से, निकिल के एटॉमिक मास से। फिर भी इसने कोबाल्ट को पहले रखा। ये इसकी पहली कमी थी। दूसरी कमी ये थी कि इसके आवर्त सारणी में आइसोटॉप्स जो थे समस्थानिक आइसोटॉप्स, उनके लिए कोई स्थान ही नहीं था। समस्थानिकी आइसोटॉप्स के लिए स्थान ही नहीं था। इसकी आवर्त सारणी में, मेंडेल की आवर्त सारणी में स्थान नहीं। मेंडेल की आवर्त सारणी में ये थी आपकी दोनों कमियां। अब दोस्तों आइसोटॉप्स वर्ड आ चुका है आपके सामने, पिक्चर में आइसोटॉप्स आ चुका है। आइसोटॉप्स होते क्या हैं हमने लिख तो दिया इसकी कमी में कि आइसोटॉप्स के लिए स्थान नहीं था, ये थी इसकी कमी। लेकिन आइसोटॉप्स क्या होते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। तो अगली जो हेडिंग है वो आप डाल दीजिए आइसोटॉप्स। हम पहले आइसोटॉप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगली हेडिंग सभी डालेंगे आइसोटॉप्स। क्या डालेंगे, आइसोटॉप्स डाल दीजिए। ये आपका मेंडलेव की आवर्त सारणी तो हो गई, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने करवा दिए हैं। और जो अगला जो आपका टॉपिक है वो डाल दीजिए आप आइसोटॉप्स। क्या, आइसोटॉप्स समस्थानिक। आइसोटॉप्स समस्थानिक की बात करूं, क्या होते हैं समस्थानिक, देखना मेरे दोस्तों समस्थानिक क्या होते हैं। परमाणु क्रमांक, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोल दो, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। मतलब कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो है वो तो समान हो, लेकिन परमाणु भार जो है, परमाणु भार जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास जो है वो क्या हो, वो हो आपका डिफरेंट। क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, वही कहलाता है आपका आइसोटॉप्स समस्थानिक। मतलब कि अगर ऐसे बोल दूं मैं आपको कि अगर आपका एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग हो, वह आपका समस्थानिक कहलाता है। एक नई परिभाषा और है इसकी, देखना अथवा लगा के लिखेंगे आप, अथवा एक नई परिभाषा और है। क्या, देखना बात यही है, बात एक ही है, लेकिन देखना प्रोटॉन जो है, अगर प्रोटॉन जो है किसी एलिमेंट के वो तो सेम हो, प्रोटॉन तो सेम हो, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो क्या हो, डिफरेंट हो। क्या हो, डिफरेंट हो, वही कहलाता है आपका समस्थानिक। क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। प्रोटॉन तो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, वो आपका आइसोटॉप्स कहलाता है। ये आपके आइसोटॉप्स की परिभाषा हुई, डेफिनेशन हुई। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं आइसोटॉप्स के कि एक्चुअल में कैसे समझा जाता है आइसोटॉप्स को, वो देखना। हमने आपका जो फेमस एग्जांपल है कई बार सुना है दोस्तों, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है उसके समस्थानिक की, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करते हैं, आइसोटॉप्स की बात करते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 देखना। पहला जो आपका है वो है प्रोटियम। क्या है, प्रोटियम जो है आपका हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप्स है दोस्तों, प्रोटियम। क्या है मेरे दोस्तों, प्रोटियम। अगला जो है वो है ड्यूटेरियम। क्या है, ड्यूटेरियम। और तीसरा जो आइसोटॉप्स है वो है आपका ट्राइटियम। क्या है, ट्राइटियम जो है आपका तीसरा हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अब देखना दोस्तों, प्रोटियम की बात करूं तो ये होता है 1H1। मतलब कि इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 1 है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। किसमें,
प्रोटियम में। अगली बात करूं ड्यूटेरियम की तो ये होता है 1H2, मतलब कि इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 है। अगर बात करूं मैं ट्राइटियम की, हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक की, तो ये होता है 1H3, मतलब कि इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है वो तो 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या है वो 2 है। ये हुए आपके हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक। अब अगले अगर मैं बात करूं कार्बन के समस्थानिक की, किसकी? कार्बन के समस्थानिक की। यहां मैं आपको बताता हूं कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के भी 3 समस्थानिक हैं। कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में बताऊं तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? वो भी 3 हैं। कौन कौन से देखना, C6, ये और ये तीनों आपके कार्बन के आइसोटोप से दोस्तों। कार्बन के आइसोटोप समस्थानिक जो हैं वो तीनों हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 6C6, 6C12, 6C14, ये कार्बन के तीनों समस्थानिक है दोस्तों। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स किसके होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आइसोटॉप्स हैं वो होते हैं दोस्तों पोलोनियम के। 27 आइसोटॉप्स बनाता है पोलोनियम एलिमेंट। तो स्टार बना के आप एक पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, यहाँ बनाइए स्टार और पॉइंट लिखेंगे कि सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स जो होते हैं, सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स किसके होते हैं? पीओ। किसके होते हैं? पीओ, यानी कि पोलोनियम के। किसके? पोलोनियम, पीओ, पोलोनियम। अब कितने होते हैं इसके? 27 होते हैं इसके। कितने होते हैं पीओ के? पोलोनियम के 27 प्रकार के आइसोटॉप्स बनाता है पोलोनियम। ठीक है, ये आपका कई बार पूछ ले जाता है कि सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स कितने होते हैं? पोलोनियम 27 प्रकार के बनाता है। ठीक है, अब हम यूजेज पे चलते हैं। यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के यूज क्या हैं? यूज की बात कर लूं अगर मैं आइसोटॉप्स के, तो देखना आइसोटॉप्स के यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके यूज से इतने क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो आपने कहीं बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे हैं दोस्तों। आइसोटॉप्स के यूज क्या हैं? आइसोटॉप्स के यूज, अब देखना मैं आइसोटॉप्स के आपको यूज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है यूज। एक यूज पे क्वेश्चन बना हुआ है, एक यूज पे क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना। पहला जो यूज है वो क्या है देखना, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 देखना दोस्तों, इसका क्या काम है? ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार में किस काम आता है? ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार में काम आता है। कौन? कोबाल्ट 60। पहले ये एक आइसोटॉप्स है और उसका यूज हो गया ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कई प्रकार के आइसोटॉप्स बताऊंगा और सभी आइसोटॉप्स के अलग अलग यूज भी हैं। कोबाल्ट 60 का यूज है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, अगले प्रकार का आइसोटॉप्स कौन सा है देखना, सोडियम 24। अब सोडियम 24 का क्या है यूज देखना मेरे दोस्तों, देखना used in treatment of blood clotting, used in treatment of blood clotting, रक्त का जो अपना थक्का जमता है ना, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का, उसके उपचार में काम आता है सोडियम 24। ठीक है, दो प्रकार के आइसोटॉप्स बता दिए, दोनों के अलग अलग यूज हैं। अगले प्रकार के आइसोटॉप्स के ऊपर चलते हैं हम दोस्तों। P13 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर तो क्या है? कोबाल्ट 60। ये है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, जिसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। अब दोस्तों ब्लड कैंसर नाम आते ही आपको समझ जाना है, अगर यहाँ ब्लड कैंसर लिखा हो तो भी ठीक है, या यहाँ लिख सकते हैं आपको ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर क्या है? ल्यूकेमिया। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया। ठीक है,
ल्यूकेमिया। ये हुए आपके 3 प्रकार के आइसोटॉप्स और तीनों प्रकार के आइसोटॉप्स के यूज, और मैं आपको आइसोटॉप्स बताने वाला हूं उनके यूज के साथ। इनको एक एक को लिखते जाना बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। ये क्वेश्चन आता है इनसे सीधा, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कौन सा आइसोटॉप काम आता है? कोबाल्ट 60। ल्यूकेमिया के इलाज में कौन सा आइसोटॉप काम आता है? P30। ठीक है, अगले प्रकार का जो आइसोटॉप का यूज है मैं बता रहा हूं मैं आपको, देखना मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। मैं आपको जो आज बताऊंगा आइसोटॉप्स के वो C14 कार्बन 14 जो है उसका यूज भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में क्या यूज आता है? कोबाल्ट नहीं कार्बन 14 जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। दोस्तों एक बात बता दूं, जो जीवाश्मों की आयु का जो हम पता लगाते हैं कोबाल्ट 14 की प्रोसेस होती है दोस्तों, ये प्रक्रिया जो होती है प्रोसेस, वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है कार्बन डेटिंग। क्या कहलाती है? कार्बन डेटिंग। दोस्तों जीवाश्मों की आयु का पता लगाने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है कार्बन डेटिंग। और कौन सा आइसोटॉप्स लगाता है? कार्बन 14। ठीक है मेरे दोस्तों, ये वो आपका जो अगले प्रकार का जो आइसोटॉप्स था वो कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार के आइसोटॉप्स की दोस्तों, 5वें नंबर के आइसोटॉप्स की। वो कौन सा है? देखना मेरे दोस्तों, AS74। ये आइसोटॉप्स के नाम है मेरे दोस्तों। किस काम आता है? ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर। गिठान होती है, गिठान होती है दोस्तों, उसके इलाज में ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर कौन सा? AS74 आइसोटॉप्स काम आता है दोस्तों। अब अगला जो आइसोटॉप्स है 6 नंबर का, वो है I-131। I-131 जो है ये किस काम आता है दोस्तों? ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। ये क्या होता है? गेंगा रोग। सुना है आपने गेंगा रोग, गलगंड, वो उसके ट्रीटमेंट में काम आता है I-131। ये हुए आपके आइसोटॉप्स। एक और आइसोटॉप्स लिख लीजिए दोस्तों, वो है आपका अगले प्रकार का जो आइसोटॉप्स है वो है आपका 7वें नंबर का आयरन, Fe59। Fe59 जो है दोस्तों, जिसका क्या कार्य है देखना, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ये हो गया आपका अगले प्रकार का आइसोटॉप्स। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। क्या होता है? खून की कमी। ये हो गया आपका एनीमिया। ठीक है, ये आपके आइसोटॉप्स के जो इंपॉर्टेंट यूजेस थे, मोस्ट जो आइसोटॉप्स है दोस्तों, उनके इंपॉर्टेंट यूज सारे करवा दिए मैंने। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको ध्यान से देख लेना। आइसोटॉप्स के यूज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसका पहला सेशन हम यही समाप्त करते हैं। इस सेशन में मैंने आपको जो है वो आवर्त सारणी की स्टार्टिंग कैसे हुई उसके बारे में समझाया। मैंने मेंडलिक की आवर्त सारणी के बारे में बताया आपको, और आइसोटॉप्स के बारे में बता दिया दोस्तों। आने वाले क्लास में हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत ही धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और वो भी एक अपन अलग ही अंदाज में पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले सेशन में, बहुत जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज का सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच।